नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी के सवाल में, जहां पर एमसीएक्स, आईपीएफ और ईटी नाउ स्वदेश की लगातार यही कोशिश हो रही है कि जितने भी फाइनेंशियल टर्म्स है, जितने भी जार्गन्स है, उनको आसान भाषा में आम लोगों को समझाई जाए। और इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी मार्केट को लेकर। एनर्जी डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट है, कैसे इससे जुड़े हुए लोग, जो वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो रिटेलर है, ट्रेडर है, कैसे इसका इस्तेमाल करके अपने कारोबारी रिस्क को कम कर सकते हैं, हेजिंग के तौर पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें मदद करने के लिए और आपको इस प्रोडक्ट की बारीकियों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रुचि शुक्ला हैं, एनर्जी हेड हैं एमसीएक्स से, और साथ ही रमेश जी हैं जो आईसीसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के हेड भी हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले रुचि जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि एनर्जी मार्केट के प्रोडक्ट्स, जो डेरिवेटिव मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, अगर आसान भाषा में लोगों को बता पाएं आप। एनर्जी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल हैं डेरिवेटिव्स में, अब कच्चा तेल या क्रूड ऑयल में 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब एक जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारा 100 बैरल्स का है। फिर हमारे पास एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा 10 बैरल्स का कॉन्ट्रैक्ट है। ये रिटेल पार्टिसिपेंट या हम बोलें तो एसएमई, एमएसएमई, छोटी हमारी जो कंपनीज़ हैं वैल्यू चेन में, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड फिर हमारे पास ऑप्शन साइड में ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स है जो हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये हमारा कच्चा तेल या क्रूड ऑयल में हो गया। और नेचुरल गैस में भी ऐसे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें नेचुरल गैस है 1250 MMBTU का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिनी कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा 250 MMBTU का या 250 MMBTU का है। और उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स मेन बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस के तहत हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स लॉन्च कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। ओके, यानी क्रूड के फ्यूचर्स भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्रूड फ्यूचर्स का मिनी भी है, नेचुरल गैस फ्यूचर और नेचुरल गैस फ्यूचर्स का मिनी भी है, और साथ ही आपके पास जो ऑप्शंस है उनके लार्ज साइज के ऑप्शंस भी मौजूद है, एनजी में भी और क्रूड में भी। अब इनका वैल्यू चेन है वो काफी बड़ा है, एक कंज्यूमर से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री भी है। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास ये ऑप्शंस है, और ये अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके? तो अगर हम वैल्यू चेन को पकड़े एक हेजर, अब आज की मार्केट में हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल ले लीजिए या गैस ले लीजिए, तो उनकी कीमतें ऊपर नीचे, उनका जो उतार चढ़ाव है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को, और वो हमारे हाथ में नहीं है। बट हमारे हाथ में जो है वो है कि हम इन प्राइसेस या इन कीमतों को हेज करके चल सकते हैं। हेज करने से हम अपना जो कॉस्ट है, हम उस कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखेंगे, और उस तरह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, जितना हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, उसको भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये, और उसके चलते ही हमने जो मिनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, वो मिनी प्रोडक्ट्स हमने ज़्यादातर फाइनेंशियल इन्वेस्टर तो एक साइड है, बट हमने इन हेजेस को छोटी कंपनीज, जो हमारी एसएमई, एमएसएमई कंपनीज हैं, जो ज़्यादातर बाहर जाकर हेज नहीं कर सकते, तो उन कंपनीज के लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कम लागत में वो अपना उसको अपने प्राइस, अपना रिस्क को हेज करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें होती हैं जिनका असर क्रूड और नेचुरल गैस के मार्केट पर होता है। अगर कोई हेजर्स है वो तो ये जानते भी होंगे कि आंख बंद करके तो हेजिंग करेंगे नहीं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी खबरों को उनको देखना चाहिए ताकि हेजिंग को और बेहतर तरीके से कर सके। रमेश जी, ये आप बताइए। मेरे हिसाब से 3 फैक्टर है, फंडामेंटल फैक्टर्स, जो एक निवेशक देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। पहला तो है सप्लाई एंड डिमांड। जैसे कि इक्विटी या शेयर बाजार के अंदर जब काम करते हैं तो देखते हैं कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे है, प्रमोटर्स कैसे है। उसी तरह किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करने से पहले उसका सप्लाई और डिमांड कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या नंबर्स है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सभी देश में सभी कमोडिटी का उत्पन्न नहीं होता, स्पेसिफिक देश होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक कमोडिटी का उत्पन्न होता है, तो वहाँ से क्या क्या सप्लाई हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट आके इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स जो भी चलते हैं। जैसे कि हमने देखा पिछले साल रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ था, हमने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत तेज़ी आ गई। तो क्या क्या जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, क्या हो रहा है इन सप्लाई और डिमांड के देश के अंदर, तो दैट इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको देखना चाहिए। थर्ड वाला आके इकोनॉमिक फैक्टर्स या इंडिकेटर्स, देश का ग्रोथ कैसे है। अगर देश का इफ ग्रोथ
ज़्यादा है देन कमोडिटी का रिक्वायरमेंट इज़ हायर, प्राइजेस कैन गो अप। सो CPI हो है, PMI है, यह सब डेटा देख के काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बेसिकली अगर क्रूड नेचुरल गैस के अंदर काम करना है तो ये 3 फैक्टर्स को तो देखना ही देखना है किसी भी निवेशक को शुरू करने के लिए। अब रमेश जी, एक और सवाल है। ये तो बात हो गई कि डिमांड सप्लाई को हमें देखना चाहिए, इकोनॉमिक नंबर्स को देखना चाहिए कि पूरी इकोनॉमी पे ही बेस्ड है। इकोनॉमी जितना अच्छा करेगी उतना ज़्यादा ये डिमांड होगा, गैस की हो या क्रूड ऑयल की हो। तो लेकिन इसके अलावा मेरा एक और सवाल होगा कि इसमें तेजी मंदी के और कौन कौन से और फैक्टर होते होंगे, कैसे तेजी मंदी आती है? मैंने सप्लाई डिमांड का तो आपको एग्जांपल दिया। मैंने ऐसे सप्लाई डिमांड ओपेक के देश है विच इज 13 कंट्रीज, साथ में रशिया है और यूएस है, ये सबसे बड़े सप्लायर्स हैं। बिल्कुल। तो सप्लाई के अंदर जब हमको नंबर देखना है तो यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है या कम है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। सिमिलरली क्रूड ऑयल की आप बात कर रहे थे, तो इसका डिमांड कहाँ से आता है? सबसे बड़ा कंज्यूमर यूएस है, उसके बाद में चाइना है, उसके बाद में इंडिया है। इन देशों का ग्रोथ क्या है, सो उसको देखना चाहिए। मैंने सप्लाई डिमांड का बताया, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का मैंने बताया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हर एक देश का अपना अपना GDP नंबर आता है, मैन्युफैक्चरिंग PMI का नंबर आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर आता है, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का नंबर आता है। अगर ये सब नंबर अगर अच्छा आ रहे हैं तो वहाँ पे ग्रोथ है और वहाँ पे डिमांड रहेगा इन कमोडिटीज़ का और प्राइस ऊपर जा सकता है। ये तो 3 फैक्टर हो गए। इसके अलावा और क्या देखना चाहिए? देयर इज अ डेटा विच कम्स, हर हफ्ते में डेटा आता है, हर बुधवार शाम में 8 बजे EIA का डेटा आता है ऑन इन्वेंट्री। एक एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री है और क्या इन्वेंट्री आया वो देखना है। सो सभी लोग जो इसमें निवेश करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, इस डेटा को देख के समझ के काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक्सपेक्टेशन X नंबर है और उससे कम इन्वेंट्री का डेटा आया तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन का नंबर X है बट उससे ज़्यादा अगर इन्वेंट्री है तो ऑब्वियसली प्राइसेस घटेंगे। तो ये 4th वाला इंडिकेटर है जो डेटा आता है जिसको देखना चाहिए। प्लस लास्ट वाला इज करेंसी, बिकॉज ये सब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जो भी है इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज है और इनके भाव जो भी है डॉलर में आते हैं। बट इंडिया अगर हम देखें, अगर अपना करेंसी वीक हो रहा है तो इवन तो डॉलर वहीं पे रहा प्राइस, बट अपना बाइंग प्राइस ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो पावर आपकी ये हो जाएगी। तो आप करेंसी का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऐसा रमेश जी कह भी रहे थे कि EIA यानी जो US की जो सरकारी ऊर्जा एजेंसी है, एनर्जी एजेंसी है, उनके डेटा हर हफ्ते जारी होते हैं। तो वहाँ पर किस तरह के वहाँ पे डिमांड, किस तरह के वहाँ पे स्टॉक के नंबर हैं, उनका स्टॉक कम तो नहीं हो रहा है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर देश है और प्रोड्यूसर भी सबसे बड़े हैं, तो इसलिए वहाँ के डेटा काफ़ी अहम होते हैं। साथ ही जो इकोनॉमिक नंबर होते हैं खास करके चाइना, इंडिया के, यहाँ क्योंकि कंज्यूमर वाले देश है, बड़े लेवल पे कंज्यूमर हैं, तो यहाँ पर भी किस तरह की डिमांड का सिनेरियो बन रहा है वो भी काफ़ी अहम होता है। नेचुरल गैस में किन किन आंकड़ों को देखना चाहिए, कैसे तेजी मंदी नेचुरल गैस में आती है रमेश जी? ये सभी फैक्टर्स नेचुरल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया, क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री डेटा हर बुधवार रात में 8 बजे आता है। नेचुरल गैस का भी इन्वेंट्री डेटा आता है हर गुरुवार 8 बजे, तो इसका भी इन्वेंट्री डेटा देखना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, कहाँ पे नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है? पावर सेक्टर के अंदर, उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद में रेजिडेंशियल और कमर्शियल। और US सबसे बड़ा सप्लायर है इसके लिए। और अगर देखा जाए तो इन्वेंट्रीज वहाँ के देखने चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्लस वेदर प्लेज ए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल गैस के लिए। अगर US का वेदर बहुत ही हॉट है या कोल्ड है तो देयर इज अ डिमांड, नेचुरल गैस का डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अगर वेदर मॉडरेट रहा तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस कम आएंगे। सो कुछ बता रहा था कि एक तो डेटा देखिए, प्लस ये सब जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स देखिए, उसके अलावा वेदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल गैस के प्राइसेस में। रुचि जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, हेजिंग के लिए लोग ऑप्शंस का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं या कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर्स के साथ ऑप्शन, ताकि वो बेहतर स्ट्रैटेजी तैयार कर सके। तो वो क्या प्रोडक्ट्स है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी बारीक बातें अगर आप ऑप्शन से जुड़ी हुई बता पाएं कुछ। ऑप्शंस जैसे कि आप विश्वमोहन जी, जहाँ हमारे दर्शक सब जानते हैं, ऑप्शंस एक बहुत ही किफ़ायती प्रोडक्ट माना जाता है डेरिवेटिव्स में, बिकॉज कम लागत में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर हम वैल्यू चेन का बात करें तो वो हेज कर सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट या की बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर एक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को हेज करना है तो वो 2 तरीके, या तो वो अपना रॉ मटेरियल हेज करेगा या फिर वो अपना इन्वेंट्री हेज कर रहा है। सपोज एक इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है जो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस का इन्वेंट्री कैरी करती है 1 महीना, या वो हेज करेगा। तो डिपेंडिंग कि वो रॉ मटेरियल हेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री, वो उसी के हिसाब से हेजिंग स्ट्रैटेजी, तो उसी हिसाब से या तो वो कॉल बाय कर सकते हैं
या पुट, बिकॉज आपको उल्टा पोजीशन लेना है बिल्कुल, हेजिंग के बिल्कुल। लिए। उल्टा पोजीशन लेना ये सबसे ज़रूरी बात है। तो आप अगर रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन हेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से लेंगे, या फिर इन्वेंट्री हेज कर रहे हैं तो कॉल और पुट ले बाय कर। अब जब आप कॉल और पुट बाय करते हैं तो इसमें बायर का जो लागत है वो प्रीमियम तक सीमित हो जाता है। तो बिल्कुल। उसका जितना भी टोटल कीमत है या फिर उसका लॉस भी प्रीमियम तक सीमित हो जाता है। मतलब लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बट क्योंकि हम हेजिंग की बात करेंगे तो हम बोलेंगे उसका प्रॉफिट नहीं, उसका जो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या जो उसने सोचा है कि उसको सपोज 15% मार्जिन रखना है इस क्वार्टर में उसका, तो वो मेंटेन कर सकते हैं हेजिंग करके, बट उसकी कीमत बहुत कम रहेगी अगर ऑप्शंस का कॉल या पुट बाय करके। ओके, मतलब ऑप्शंस के जरिए आप देख लें कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास हाजिर में माल हाँ है, जी। आपको लग रहा है कि दाम कहीं गिर सकते हैं तो उसे हेज कर सकते हैं ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस बाय करके। आपको बाद में खरीदना है, आपको लग रहा है कि दाम कहीं बढ़ ना जाए, तो या तो फ्यूचर्स में उस भाव को अभी लॉक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं या पुट ऑप्शन की। देखो मार्केट इतना अनसर्टेन है, इतनी अनिश्चितताएं होती है, लगातार नई खबरें आती हैं इंटरनेशनल मार्केट से लेके डोमेस्टिक मार्केट में, तो आपको तैयारी तो रखनी पड़ेगी कि अगर कारोबार में है, अचानक से फ्लक्चुएशन आ गया, आपके माल जो पड़े हुए उनके अचानक से भाव बहुत कम हो गए, आपको खरीदना है, भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ये एक ऐसा टूल्स है जिसके जरिए आप अपने इस रिस्क को, कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के रिस्क को बहुत ही कम कर सकते हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, रुचि जी आपका, रमेश जी आपका, आप लोग आए और हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे वो हेजिंग के तौर पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का, एनर्जी मार्केट के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।